नाजरीन आदाब। ये वो देश है जहाँ पर पिज़्ज़ा जल्दी पहुँचता है और एम्बुलेंस बाद में। और ये वो देश है जहाँ पर एजुकेशन लोन के लिए अगर आप जाएं तो 12% में मिलता है, लेकिन यहाँ पर कार लोन आपको 5 से 6% पे मिलता है। हम ऐसे मुल्क में अगर मुद्दों को तलाश करें तो यहाँ पर कई ऐसे मसाइल हैं जिन मसाइल को हम देखकर उसको समझने की और उनको परखने की ज़रूरत है। और उन मसलों में एक सबसे अहम मुद्दा ये है कि सोशल जस्टिस का मुद्दा। मैं आदिल मोहम्मद आपके सामने एक ऐसा प्रोग्राम ETV की जानिब से ला रहा हूँ जिसका नाम है हम बदलेंगे देश बदलेगा। तकरीबन 100 करोड़ से ज़ायद आबादी वाला मुल्क हिंदुस्तान, जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले, मुख्तलिफ तहजीबों की नुमाइंदगी करने वाले, भांत भांत की बोलियां बोलने वाले और मुख्तलिफ रंग व नस्ल की हिमायत करने वाले लोग रहते हैं। जहां इतनी बड़ी आबादी एक साथ हो, वहां मसाइल का पैदा होना नागुज़ीर है। इन मसाइल के हल के लिए हमें खुद ही आगे आना होगा, अपने आप को और समाज को बदलना होगा। यही बात अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कही है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। हम बदलेंगे, देश बदलेगा। इंसाफ जो जुल्म का खात्मा करता है, इंसाफ जिससे दहशत का खात्मा होता है, इंसाफ जिससे तरक्की की रफ्तार बढ़ जाती है, इंसाफ जो मजलूमों का सबसे बड़ा सहारा है, इंसाफ जो बातिल को शिकस्त देता है, इंसाफ जिससे मसावात कायम होता है, इंसाफ जिससे अवाम में एतमाद बहाल होता है। समाजी इंसाफ से अवाम के अंदर मुल्क के तईं हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा पैदा होता है और तरक्की की रफ्तार दुगनी हो जाती है। इसी अहमियत के पेश नज़र ETV उर्दू पेश करता है हम बदलेंगे देश बदलेगा की सबसे अहम कड़ी, हर फर्द व समाज की बुनियादी ज़रूरत और वक्त की अहम पुकार, सोशल जस्टिस यानी समाजी इंसाफ। देखिए, हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हिंदुओं में दलित भी है, पिछड़े भी हैं और फॉरवर्ड कास्ट भी हैं। आप ये जो लंबी लंबी कतारें होती हैं, कहीं पे राशन कार्ड के लिए लंबी कतार होती है, कहीं पे केरोसिन के लिए लंबी लंबी कतारें होती है। कोई अमीर आदमी तो कभी कतार में ठहरते हुए आपको नज़र नहीं आता। मुसलमानों के साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई है, या क्रिश्चियंस के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, या सिख्स के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, क्या आप ये कहेंगे कि हिंदुओं के साथ सिर्फ इंसाफी हुआ है? 1000 साल पहले की तारीख जब मुल्क की हम उठाकर देखते हैं तो वो इसी सियासी नाबराबरी का शिकार थे, जिसका जिक्र राजेंद्र सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में किया कि आज मुसलमान उससे भी निचले दर्जे पर चले गए। हमारे साथ हैं अजीज़ बरनी साहब, सीनियर सहाफ़ी, सहारा के ग्रुप एडिटर। हम उनसे पूछेंगे सोशल जस्टिस के बारे में। अजीज़ बरनी साहब, आप बताइए कि हिंदुस्तान में और कई मसाइल हैं, सिर्फ सोशल जस्टिस का मसला नहीं है। तो हम ये जो प्रोग्राम है हम बदलेंगे देश बदलेगा, इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम आवाम तक, हिंदुस्तान के आवाम तक अपनी बात को इस तरीके से पहुँचाना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो मसाइल हैं उन मसाइल को एक एक कर कर हम उस पर डिस्कस करें, उसमें हल तलाश करने की कोशिश करें, ताकि हम बदलें और देश भी बदले और आवाम इसमें उसके हिस्सेदार बने। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से हिंदुस्तान के आवाम तक ले आना चाहिए? मैं मुबारकबाद पेश करूँगा आपको कि आपने जिस मौजू से अपने प्रोग्राम की शुरुआत की है, ये आज का सबसे अहम मसला है। जब हम सोशल जस्टिस की बात करेंगे तो हम इसके बाद दीगर मसाइल पर अपने आप एक बेहतर कदम उठाने की कोशिश करते रहेंगे और सिमत में आगे बढ़ते रहेंगे। अब रहा सवाल इसका कि हम शुरुआत कैसे करें, कहाँ से करें। पड़ोसी मुल्क है हमारा पाकिस्तान।
अंसार बर्नी का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने अपने मुल्क में एक तहरीक शुरू की सोशल जस्टिस को लेकर। उन्होंने कश्मीर सिंह को, एक ऐसे कैदी को आज़ाद कराने का फैसला किया और इसमें उन्हें कामयाबी हासिल हुई। इसी तरह की कोशिश अगर हिंदुस्तान में की जाए, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैंने कोशिश की, मुझे तिहाड़ जेल से ख़त मिला आरिफ नाम के एक नौजवान का, मारिफ नाम के दो अलग अलग नौजवान थे ये, कि उनको गलत फंसाया गया है, वो मुलजिम नहीं है। मैंने उनकी आवाज़ को आगे बढ़ाकर हुकूमत हिंद तक पहुंचाने की कोशिश की, वो दोनों बाइज्जत बरी हुए। इसी तरह वासिफ का मामला था अली कानपुर का, वो भी जेल में बंद था, उसके मामले को मैंने उठाया। आपके YSR रेड्डी जब चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के, मैं उनको मिला जाकर कि मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट के बाद जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है ये सब मुसलमान हैं। आपने कैसे तय कर लिया, और या आपके पास कौन सी ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कम से कम ये इन्वेस्टिगेट किया जाए। जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, जहाँ मैंने अंसार बर्नी का जिक्र किया और जहाँ मैंने कुछ और मिसालें आपके सामने रखी, वहीं मैं ये भी कहना चाहूँगा यही आखिरी कड़ी नहीं है सोशल जस्टिस की। मेरा सवाल अपनी जगह कायम है। अगर तिहाड़ जेल में 12 बरस की सज़ा काटने के बाद वो बेगुनाह छूट गया, तो जिसने 12 बरस उसकी ज़िंदगी को जेल की सलाखों के पीछे रहने के लिए मजबूर किया, वो क्या मुजरिम नहीं है? जब तक उसे उसी दर्जा सज़ा नहीं मिलेगी, हम शायद समाजी इंसाफ की उस दर्जे तक, उस हद तक नहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचना इस मुल्क की बका के लिए भी ज़रूरी है, इस मुल्क की पूरी दुनिया में जो शनाख्त है उसके लिए भी ज़रूरी है। मगर मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा, ETV को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उसने हम बदलेंगे देश बदलेगा के उन्वान से एक ऐसा खूबसूरत प्रोग्राम शुरू किया है जिससे हम बहुत उम्मीदें कर सकते हैं। बहुत सेटिस्फाइंग बात है, क्योंकि यही आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियत उभरे और हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के मसाइल को हम समझे। आप एक और बात को हम उस सब्जेक्ट से हट के एक दूसरे दायरे में जाकर देखते हैं। ब्रॉडली हम सोचेंगे कि 100 करोड़ की आबादी में 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज़ फार्मर। अब ये फार्मिंग सेक्टर में अब ये बात थोड़ी सी अलग हो जाती है सोशल जस्टिस से। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज हमारे पास आज जो है इकोनॉमिक लिबर्टी है। हमारा GDP इस वक्त जो है $1.8 बिलियन का है। इसके बावजूद 65% पॉपुलेशन का जो पेशा है फार्मिंग, उस सेक्टर में पिछले 60 साल में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि गिरावट आई है। और दूसरी तरफ आई एम नॉट अगेंस्ट advancement and technology and IT, or I am not against the growth of education and resurgence of youngsters in the nation. It's all happening. It's open world, communication खुल गया। लेकिन वहाँ पे 1% या 1.5% पॉपुलेशन का रेवेन्यू जनरेशन जो है हिंदुस्तान में IT सेक्टर में, that is 57% of the income of the nation comes from the IT sector. वहाँ 66% पॉपुलेशन जो फार्मिंग करता है, हमारा फार्मर जो गांव में ज़राअत करता है, उसका जो प्रोडक्टिविटी है, उस प्रोडक्टिविटी में हमको 2.5 से 3% रेवेन्यू आता है। यह 60 साल में फार्मिंग सेक्टर को बढ़ावा नहीं दिया गया और फार्मिंग सेक्टर पे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली नहीं हुआ, उस पर रिसर्च नहीं हुआ, उसके ऊपर जो है एडवांसमेंट नहीं हुआ, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ सीड्स, वेदर इट इज़ इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी, और उसको ट्रेन करके कॉर्पोरेटाइज करने की कोशिश नहीं की गई। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इनका जो GDP में बढ़ावा आता है वो एग्रीकल्चर से आता है। पंडित नेहरू ने कहा था कि एवरीथिंग कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। अब हमारा सिस्टम ये होगा है कि एवरीथिंग कैन बी डन बट नॉट एग्रीकल्चर। Why it is like this? Can you please, because it is very interlinked with social justice. Unless we give that type of momentum to our agricultural system, those families, India will not really come up. हम बदलेंगे, देश बदलेगा। यही उन्वान है आपके इस प्रोग्राम का और यही इसका मैसेज भी होना चाहिए। आपके इस सवाल का ताल्लुक मुझसे सिर्फ इतना है कि मैं आपके इस सवाल के मामले में अपनी राय का क्या इजहार करूं। तो मैं कहूंगा पूरी तरह मैं आपसे इत्तफाक रखता हूं, लेकिन मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं, मैं सियासत का हिस्सा नहीं हूं। इसमें बदलाव लाने के लिए हमें और आपको मिलकर ये कोशिश करना होगी। और बेशक मुझे लगता है कि सोशल जस्टिस के प्लेटफॉर्म पर जब आप बात कर रहे हैं और आप किसानों का सवाल उठा रहे हैं, तो बिल्कुल ये सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ मामला है। क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर अक्सर ये देखा है कि किसान खुदकुशी पर
मजबूर होते हैं। तो हमारी हुकूमतों को इस सिमत में सोचना चाहिए। जिस तरह उन्होंने राजेंद्र सच्चर कमीशन कायम किया, जिस तरह उन्होंने रंगनाथ मिश्रा कमीशन कायम किया, उन्हें इस तरह का एक कमीशन किसानों के हालात के लिए भी कायम करना चाहिए कि हिंदुस्तान जो एक एग्रीकल्चर कंट्री के तौर पर पूरी दुनिया में माना जाता है, और आज भी जहां हम दुनिया में सबसे ज़्यादा गल्ला पैदा करने वालों में शामिल किए जाते हैं, वहां गल्ला पैदा करने वालों की हालत ऐसी क्यों है। यकीनन ये एक ऐसा अफसोसनाक पहलू है, और इसको बहुत संजीदगी से, इसमें मज़हब और ज़ात का कोई मामला नहीं है, इसमें इलाके का कोई मामला नहीं है, इसको तो सबको बिला तफरीक मज़हब और मिल्लत ये हुकूमत से दरख्वास्त करना चाहिए कि कोई ऐसा कमीशन कायम करे, और खुदा के लिए अब सिर्फ कमीशन कायम न करे बल्कि इस नियत के साथ कायम करे कि जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो वो ठंडे बस्ते में नहीं जाएगी, उन किसानों को बेहतर ज़िंदगी के लिए अगले दिन से ही कुछ अमल भी होगा। हम ये गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अजीज़ बरनी साहब, बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेकर वापस होंगे। हम बदले। ओ बिल्लो, लिया सामान फटाफट। देखो जी, ध्यान से जाना, लंबा रूट है और रोज का काम है। हाँ, गाड़ी इतनी ओवरलोड को की हुई है तो की फर्क पैंदा है। अच्छा, तो ए लो लड्डू दा कनस्तर, लड्डू का कनस्तर, ते आ लो कपड़े, क्या कपड़े भी उसमें की है। ए लो बिस्तर। बिल्लो बस करो, बैलेंस बिगड़ गया तो। अगर आपका बैलेंस बिगड़ सकता है तो उस गाड़ी का बैलेंस भी तो बिगड़ सकता है। फर्क पड़ता है जी। ओवरलोडिंग खतरनाक है, गाड़ी ओवरलोड ना करे। हम बदलेंगे, देश बदलेगा। वेलकम बैक। हम सोशल जस्टिस की बात करते करते हम कई मुद्दों पे चले गए, लेकिन सोशल जस्टिस को इम्प्लीमेंट जो करते हैं वो अथॉरिटीज़ हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल फेटर्निटी, वेदर इट इज़ एनी पार्टी। पॉलिटिकल फेटर्निटी का ही काम होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली चीज़ों को आगे बढ़ाए और उस पर डिसीशंस लें, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, पूरी ब्यूरोक्रेसी को उस पर लगाए और अपनी फंडिंग को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करे जिससे सबका फ़ायदा हो। अगर ये सब कुछ सही है, एक छोटी सी बात यह है कि इंटरनेशनल इंटीग्रिटी के जो रिपोर्ट्स हैं, उस रिपोर्ट में यह दिखाया गया है कि हिंदुस्तान में ऐसी मैकेनिज्म है जिससे इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल RTI एक्ट है या एंटी करप्शन के पॉइंट्स हैं, और दूसरे कई एजेंसीज हैं जो कंट्रोल करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। इन सब के बावजूद हम कई जगह ऐसे देखते हैं कि जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ सोशल जस्टिस से जो जुड़े हुई चीज़ें हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, खजाने से निकला हुआ पैसा थ्रू द गवर्नमेंट टू द डिपार्टमेंट्स, इट हैज़ टू गो थ्रू द मंडल्स टू द राइटफुल नीडी पीपल इन द नेशन। दैट इज़ ए प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस। जिसको ज़रूरत है दवाई की, दवाई मिलती है, जिसको ज़रूरत है छोटे लोन की, अपने ज़मीन पे काश्त करने के लिए उसको लोन मिलता है, जिसको घर बनाने की ज़रूरत है घर बना सकता है, मेडिकल एड बच्चों की पढ़ाई के लिए। देयर आर सो मेनी schemes which government has unrolled all these years. So many governments have done so many schemes which have been unrolled. Even after all that, इन सब के बावजूद फिर इसमें बदलाव नहीं आने की क्या एक वजह हो सकती है, आप मुझे बताइए। जब इस करप्ट सिस्टम में वो तमाम रकम, वो तमाम रकूमात जो मुख्तस की जाती हैं, तय की जाती हैं, उस तबके तक पहुंचाने के लिए सिस्टम नहीं पहुंचने देता और बहुत बड़ा हिस्सा इस बदनवानी की नज़र हो जाता है, तब वहाँ न सिर्फ सियासी नाबराबरी के हालात पैदा होते हैं, बल्कि जो एक आप बिलो पॉवर्टी लाइन एक बहुत बड़े तबके को देख रहे हैं, उसकी वजह भी यही है। तो इसमें हमें अपने आँख, कान और जहन खुला रखना होगा। आप जैसे लोग जब इस सिमत में आगे बढ़कर काम करते हैं तो लगता है कि जिस तेज़ी से हमारे मुल्क में और मुआशरे में बदलाव आ रहा है, शायद हम बहुत जल्द करप्शन पर अगर पूरी तरह नहीं तो इतना तो हम ज़रूर होगा कि हमारा नाम टैली में कुछ नीचे आएगा। अभी तक यही है कि मेडल्स की टैली में हमारा नाम नीचे हुआ करता है, करप्शन की टैली में ऊपर हुआ करता है, लेकिन अब कॉमनवेल्थ गेम्स ने हमें वहाँ भी दूसरे नंबर पर पहुँचा दिया है। तो शायद वहाँ भी ऐसा हो कि हम ईमानदारी के फहरिस्त में भी पहले या दूसरे मकाम पर आ जाएँ। ये बहुत अच्छी बात आपकी है। देखिए, हम कॉमनवेल्थ से पहले हर किस्म की बात हो रही थी, अब कॉमनवेल्थ को लेके, कलमाडी को लेकर, सो मेनी स्कैम्स एंड दिस एंड दैट। ये सब के बावजूद हिंदुस्तानियों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने और हिंदुस्तान के स्पोर्ट्समैन ने ये साबित कर दिया कि पॉलिटिकल सिस्टम के बिना, वो पॉलिटिशियंस नहीं हैं,
वो एक आम लोग हैं। वो हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत को आगे बढ़ाने के लिए अपने जोश और जज्बे से मुकाबला किए। आज ऐसा प्रेजेंटेशन दिए कि उसमें हमारा नंबर 2 पोजीशन कॉमनवेल्थ में पहली बार आया। ये दिस इज़ वेरी गुड बैलेंसिंग एक्ट कि एक तरफ है आपका वो सिस्टम जिसमें करप्ट है सब मामला, और वो चलता रहा 2.5-3 महीने चलता रहा। उसके बावजूद अब एक चीज़ ऐसी उभर के आई, वो उभारने वाले कौन है? वही हिंदुस्तानी। ये परंपरा है हमारे, ये हिंदुस्तानी, ये हमारे मुल्क की परंपरा है, वही हिंदुस्तानी। तो मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल स्पेसिफिक आंसर मांगता हूँ। पॉलिटिशियन, इलेक्शंस होते हैं, पॉलिटिशियन को इलेक्ट करने के लिए वो कई मैनिफेस्टोज लेके आवाम के पास जाके उनके साथ बैठकर कई बातों को समझाकर, रिझाकर, उनको मनाकर वोट हासिल कर लेता। उसके पास एक लंबी लिस्ट होती है कि मैं 5 साल आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में एमएलए या एमपी बनूंगा तो मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, फिर आपके पास 5 साल के बाद आऊंगा। अब एक बात कई एनजीओज़ की तरफ से, कई ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हिंदुस्तान में चली हुई है, हर जगह पर, हर स्टेट में चली हुई है कि रिकॉल ऑप्शन। क्या दिस इज ऑल रिलेटेड टू सोशल जस्टिस, बिकॉज अथॉरिटी अगर सही नहीं होगा तो जस्टिस नहीं होगा, एंड जस्टिस नहीं होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सो वहाँ पर रिकॉल ऑप्शन के बारे में, राइट टू रिकॉल ऑप्शन के बारे में, कि आप अपने मुंतखब नुमाइंदे को वापस बुला सकते हैं अगर आपको उन उम्मीदों पर वो पूरा उतरता नजर ना आए जिनकी बुनियाद पर आपने उसे चुना था। अब ये सिस्टम हिंदुस्तान में लागू नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। वो सियासतदान जो एक बार झूठे वादे करके किसी तरह वोट हासिल करके पार्लियामेंट के मेंबर या असेंबली के मेंबर बन जाते हैं और फिर 5 बरस तक मुड़कर नहीं देखते, उन्हें सबक हासिल होगा, वो अलर्ट रहेंगे और हमेशा उनके सर पर एक नंगी तलवार लटकती रहेगी कि राइट टू रिकॉल के मार्फत उन्हें कभी भी उनके इस मेमोरी से हटाया भी जा सकता है। तो ये आप समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए? बहुत उम्दा होगा। तो ये आप समझते हैं कि हमारी पॉलिटिकल सिस्टम इसको मानेगी? नहीं, ये मैं नहीं मानता। ये मैं नहीं समझता। आप कई पॉलिटिशियंस को जानते हैं, आप बता सकते हैं? मैं बहुतों को जानता हूँ, उनकी अपनी मजबूरियां हैं। क्या मजबूरी हो सकती है? ये तो मुल्क के हित में है बात। पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पास होते हैं वो अक्सरियत से पास होते हैं। हम एक ब्रेक लेंगे और हम ये गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हम बदलेंगे, देश बदलेगा। आप चाहते थे कि सरकार आकर आपसे वार्ता करे। आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के निर्देश पर मैं खुद आपसे बातचीत के लिए पीलूकापुरा धरना स्थल पर आया। आपको सारी स्थिति स्पष्ट कर दी। राज्य सरकार विशेष पिछड़ा वर्ग, गुर्जर, रेबारी, गाड़िया लोहार और बंजारा के हितों के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद अब आवश्यक हो गया है कि राज्य सरकार तथ्यात्मक आंकड़ों को एकत्रित करेगी तथा आपके पक्ष को मजबूत करने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रस्तुत करेगी। ऐसी स्थिति में आपका सहयोग भी राज्य सरकार लेना चाहेगी। यह भी स्पष्ट है कि विशेष पिछड़ा वर्ग को 1% आरक्षण का लाभ भी पूर्व की तरह मिलता रहेगा। सभी भर्तियों में 4% पद भी सुरक्षित रखे गए हैं। 4% आरक्षण लागू होने तक भर्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पहले से उपलब्ध 21% आरक्षण में भी विशेष पिछड़ा वर्ग को यथावत लाभ मिलता रहेगा। इसके बावजूद रेल रोकना, रास्ता रोकना, आंदोलन करना औचित्यहीन है। आपके द्वारा उठाए गए कदम से आम आदमी दुखी और परेशान है। किसान भाइयों के लिए आ रही खाद रास्ते में ही रुकी हुई है। बिजली घरों के लिए कोयले की आपूर्ति में भी बाधा आ रही है, जिससे उद्योगों और रबी के सीजन में किसानों के लिए बिजली सप्लाई में परेशानी आ सकती है। प्रदेश का पर्यटन उद्योग ठप हो गया है। और तो और रोज मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाला मजदूर हताश और निराश है। इतिहास साक्षी है कि गुर्जरों ने सदैव देश और प्रदेश की सुरक्षा और शांति के लिए योगदान दिया है, पर आज आपके द्वारा उठाए गए कदम से प्रदेशवासियों में असुरक्षा का माहौल है। राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए जो घोषणाएं की हैं, उसे लागू करने की जिम्मेदारी मेरी है। देवनारायण बोर्ड का गठन होगा, बजट घोषणाओं का लाभ भी मिलेगा और पूर्व में किए गए समझौते की पालना की जाएगी। मेरी आपसे करबद्ध अपील है कि आम आदमी के सब्र की परीक्षा न लें।
कोई भी ऐसा काम न करें जिससे प्रदेश और समाज की साख को नुकसान पहुंचे। राज्य सरकार चाहती है कि बिना किसी टकराव और तनाव के आंदोलन समाप्त हो। आशा है आप मुझे और प्रदेशवासियों को निराश नहीं करेंगे। मजदूर, किसान, युवा, व्यापारी, सैलानी, यात्री और आम आदमी के हितों में आंदोलन समाप्त करें। हम बदलेंगे, देश बदलेगा। अजीज बर्नी साहब, हम हिंदुस्तान की बहुत बात कर लिए जी हम थोड़ा बाहर की हवा भी ले लेते हैं। जी अमेरिका जो अपने आप को ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट्स का और सोशल जस्टिस का अलमबरदार समझता है, वो समझता है कि वो सारी दुनिया में अगर कोई इंसाफ दिला सकता है तो वो अमेरिका है। अब इस बात को आपके अंदाज में बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी अगर कहेंगे तो अमेरिका को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या अफगानिस्तान में तबाही के बाद भी आप कहेंगे कि सोशल जस्टिस का सबसे बड़ा अलंबरदार अमेरिका है? क्या इराक में तबाही और बर्बादी के बाद भी आप कहेंगे कि समाजी बराबरी का, सोशल जस्टिस का सबसे बड़ा अलंबरदार अमेरिका है? 3000 से ज़ायद लोगों का कत्ल हुआ वर्ल्ड ट्रेड टावर के डिमोलिशन के बाद। अल-कायदा का अगर ये कारनामा था जैसा कि CIA की रिपोर्ट कहती है या जॉर्ज वाकर बुश का मानना था, तो बिन लादेन छिपा हुआ था तोरा बोरा की पहाड़ियों में। बम गिराए जाते तोरा बोरा की पहाड़ियों में। अस्पतालों में क्यों गिराए गए? अफगानिस्तान को क्यों तबाह किया गया? लादेन आज भी जिंदा है। ओहदे सदारत ख़त्म हो चुका है जॉर्ज वाकर बुश का। क्या उसके बाद ज़रूरी समझा ओबामा ने कि उस काम को पूरा करें? पूरी दुनिया से आवाज़ आई कि बुश ने जो कुछ किया वो गलत था। ये चार्ज लगाया, ये इल्ज़ाम लगाया सद्दाम हुसैन पर कि सद्दाम हुसैन डिक्टेटर है, तानाशाह है। इराक़ के अंदर वो मौलिक हथियार हैं जिनसे पूरी दुनिया को तबाही का शिकार होना पड़ सकता है। 1174 से ज़्यादा सफ़ात पर ये रिपोर्ट सामने रख दी गई जॉर्ज वाकर बुश के कि इन्वेस्टिगेशन के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। ये UNO के इन्वेस्टिगेटर्स की रिपोर्ट थी कि इराक़ में ऐसे कोई भी मौलिक हथियार नहीं हैं। इसके बावजूद इराक़ को तबाह किया गया। एक ऐसा मुकदमा सद्दाम पर चलाया गया जिसका कहीं दूर दूर तक कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं था। उनको फांसी दी गई। क्या आप कह सकते हैं कि अमेरिका समाजी इंसाफ के फहरिस्त में सबसे ऊपर रखे जाने के लायक है? आज फ़लस्तीन की तबाही आप देख रहे हैं तो ये उसके जो एक टेरर ट्रेड का एक सेंटर है इज़राइल, सिर्फ उसका एक टेरर कायम रखने के लिए मिडिल ईस्ट में उसने ये हरबा अपनाया है जहां फ़लस्तीनियों का दिन रात कत्ल किया जा रहा है। इसके बावजूद भी आप कहेंगे कि अमेरिका को यह हक हासिल है कि वो अपने आप को कहे कि सोशल जस्टिस का सबसे बड़ा अलंबरदार है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिलता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को देने वाला कोई नहीं। आपके सवाल के जवाब में एक शेर, वही कातिल, वही मुंसिफ, अदालत उसकी, वो शाहिद, बहुत से फैसलों में तरफदारी भी होती है। अब बात गाज़ा पे आ गई। गाज़ा इस वक्त सीज में है जी, इकोनॉमिक ब्लॉकेड में है जी। फ्लोटिलिया टर्किश बोट का भी आप जानते हैं कि किस किस्म से प्रॉब्लम्स हुए इजरायलियों के साथ। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन किस हद तक है? इस मुल्क को हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद 1948 में, 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 1948 में इज़राइल का वजूद अमल में आया। इसके पीछे आप ज़रा सोचें कि हकीकत क्या है। जब हिंदुस्तान पर काबिज था अंग्रेज़ तो हेडक्वार्टर था उसका इंडिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की मार्फत इस पूरे खित्ते पर उसकी अमलदारी थी। आज वो पेट्रोल जो अरब ममालिक से उसे चाहिए उस पर कंट्रोल करने के लिए हिंदुस्तान उसके कब्ज़े में नहीं है। लिहाजा इज़राइल उसके कब्ज़े का एक ऐसा मुल्क है जो हर वक्त उनके सर पर न्यूक्लियर बम लेकर खड़ा रहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान की ज़मीन को वो आज़ाद नहीं करते। तो ये फिर एक तारीख़ का सवाल हो जाएगा। सिर्फ हम ह्यूमन राइट्स पर बात नहीं करेंगे, फिर हमें उन फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करना पड़ेगा जिनकी शिकार हम और आसपास के ममालिक एक लंबे अरसे से हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि एक आदमी का, एक कौम का, एक तबके का ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। मैंने पूरे मुल्क ऐसे आपके सामने रखे जो
अमेरिका के ज़रिए शिकार हैं सिर्फ इन्हीं का कि उनके ह्यूमन राइट्स का नज़र वायलेशन हुआ है, बल्कि उनको तबाह कर दिया गया है। हमें बड़ी खुशी हुई अज़ीज़ बर्नी साहब आपसे बात करके, क्योंकि आपका जो जज्बा है इंसानियत की तरफ ये काबिल तारीफ़ है, और हम चाहते हैं कि आगे भी हमारे साथ अपनी शख्सियत को, अपने एक्सपीरियंस को और अपनी सारी सलाहियतों को और आपके इस प्रोफाइल को, जिसमें इतनी सारी चीज़ें एक साथ आपके शख्सियत के साथ जुड़ती हैं, और ये बहुत बड़ी बात आपने कर दी कि आप ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ के लिए हिंदुस्तान में हर कदम पर आप हिंदुस्तान में उन लोगों का साथ देंगे जो सोशल जस्टिस और जो है ह्यूमन राइट्स के अंदर किसी वजह से परेशान हैं। अज़ीज़ बर्नी साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया। नाज़रीन, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम हम बदलेंगे देश बदलेगा, इस प्रोग्राम के ज़रिए से हम हिंदुस्तान के उस हर मसले को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर मसले के अंदर से हम कोई अच्छाई निकालें और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। गांधी जी ने कहा था कि अगर तुमको बदलाव लाना है तो ख़ुद को बदलना पड़ेगा। वैसे ही हम अगर नहीं बदल सकते हैं तो ये हिंदुस्तान में बदलाव कभी नहीं आ सकता। तो भाइयों और बहनों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स राइट टाइम। इंडिया इज़ ऑन द सर्च टू टेक ऑफ इन 21st सेंचुरी। हमारी आने वाली सेंचुरी हमारी है, हिंदुस्तान की है। हमको दुनिया पे हुकूमत करना है। अगर दुनिया पे हम हुकूमत करने की ख्वाहिश रखते हैं हिंदुस्तानी होने के नाते, तो हमको ख़ुद को बदलना पड़ेगा। अज़ीज़ भाई, मुझे बदलना पड़ेगा, शायद थोड़ा आपको भी बदलना पड़ेगा। नाजरीन, आपके दिए हुए मुद्दे आप हमको भेज सकते हैं www.adilmohd.in मेरे ब्लॉग पर। मैं फिर रिपीट करता हूं, www.adilmohd.in। इस पर आप जाने के बाद जो इस प्रोग्राम का उन्वान है, हम बदलेंगे देश बदलेगा, इस आर्टिकल के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और फेसबुक पे भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। उन सुझावों को और उन बातों को हम ज़रूर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान में वो बदलाव आए जो हम चाहते हैं। करप्शन जैसे इशू पर डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं जनाब सईद नकवी साहब, रिनाउंड इंटरनेशनली फेम जर्नलिस्ट। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के साथ मार्केट्स खुली जी, मार्केट्स खुली तो पान पराग भी बिका, मोटरें भी बिकी जी, हवाई जहाज के पार्ट्स भी बिके और हॉलिडे रिजॉर्ट्स भी बिके। वो सब एडवर्टाइज किए गए। कपड़े, लिबास, जो कि सादा ज़िंदगी हम लोग गुजारते थे, अब वो बच्चे मांगने लगे कि हमको वो जीन चाहिए। ये जो हमारा फोकस है, फोकस अर्बन फोकस है, जिसकी वजह से आप सही फरमा रहे हैं कि ये एक करप्शन को जनरेट करने वाली मशीन बन के रह गए हमारे मेट्रोस। बिकॉज इसके कंपल्जन्स अलग हैं, इनके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, एस्पिरेशंस अलग हैं। वहीं सहले गमों सहले हवादिस, मेरा सर है कि अब भी खम नहीं है। सर खम नहीं होता था और ये लोग सरों को खम करते हैं।